हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी लोग। ये आपका सेट 2 का पार्ट 2 है। सेट 2 का पार्ट 1 हम करा चुके हैं पिछले वीडियो में। तो इसमें हम 40 क्वेश्चन जो रह गया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है। कुपोषण के कारण बताना है कि नहीं होता है। वो तो होता है आपका अड़कता। अड़कता जो बीमारी होता है वो कुपोषण के कारण नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है। वास्तविक मछली नहीं है ये बताना है। तो रजत मीन, मीन मतलब मछली होता है, मछली का प्रवाची ही मीन होता है। तो रजत मीन क्या है, एक वास्तविक मछली नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फर के रस खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है। तो खमीरीकरण के दौरान जो गैस पैदा होती है उसे हम लोग कहते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जो आपका अभी क्या बोलते हैं सोशल साइंस का जो क्वेश्चन था और आपका हिंदी इंग्लिश का वो क्वेश्चन पार्ट 1 में हुआ है, सेट 1 का। ठीक है, और पार्ट 2 में आपका जो साइंस का क्वेश्चन है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का और मैथ का क्वेश्चन है, उसमें हम ये जो 40 क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मरुद्वादी अनुकूलन में पत्तियों रूपांतरित हो जाती है। तो उसमें रूपांतरित हो जाती हैं आपके सूल में। कहाँ में? सूल में। शीत निष्कर्षीयता पाई जाती है। किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है आपको प्राइमेट्स में। किस में? प्राइमेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। कब पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है? किसके द्वारा बढ़ जाता है फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल? तो ये बढ़ जाता है रक्त वाहिनियों के द्वारा। ठीक है, जो रक्त वाहन होते हैं ना हमारे शरीर के, उनके द्वारा क्या बढ़ जाता है? फेफड़ों का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनाते हैं? किस प्रकार का कोशिका विभाजन बनाता है गुणसूत्रों को? गुणसूत्रों का जोड़ा बनाता है। ठीक है, तो वो बनाता है आपका अर्धसूत्री मियोसिस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं है। ये जो चारों ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा एक पाचक ग्रंथियां नहीं है? तो आपका गुर्दा और फुफ्फुस ये नहीं है, यही बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जब तीनों जो दिया गया है ये क्या है? ये तीनों आपका पाचक ग्रंथियां है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं। किस चीज़ से जुड़े होते हैं? गुआनिन और साइटोसिन किस चीज़ से जुड़े होते हैं? तो ये जुड़े होते हैं आपका, इन ऑप्शन में से तो नहीं होगा आपका, ये जुड़े रहते हैं 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेढक के को टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? टेडपोल जो होता है ना उसके बच्चे को बोलते हैं टेडपोल। ठीक है, मेढक का बच्चा जो होता है ना उसे टेडपोल कहा जाता है। तो ये उसका अनुकूलित रूप होता है एमोनोटेलिक में। किसमें? एमोनोटेलिक में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है। किस दिशा में मिलती है? तो ये मिलती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, निर्मित प्रतिबिंब हमेशा, अगर किसी अवतल लेंस के सामने किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? हमेशा। तो उसका जो प्रतिबिंब होगा हमेशा क्या बनेगा? सीधा होता है और सीधा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे दिया प्रश्न, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है कि F = R/2 मान है। किसका मान है F = R/2? ये बताना है। ठीक है, क्या F = R/2? फोकस।
तो ये आपका जो मान है ना, ये आपका मान हो जाएगा अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पणों के लिए। ठीक है, किसके लिए? अवतल और उत्तल दर्पण दोनों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो अपने साथ ले जाती हैं, वो अपने साथ क्या ले जाती हैं? तो वो अपने साथ ऊर्जा लेके चली जाती हैं। रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है। अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परिवर्तित किरण किससे गुजरेगी? ठीक है, ये बताना है। तो परिवर्तित किरण जो है ना, वो गुजरती है फोकस से गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक लंबी प्रणालिका जिससे विद्युत धारा प्रभावित हो रही हो के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है। अगर विद्युत धारा दुगनी हो जाए तो नए चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? देखिए, B उत्पन्न होता है, विद्युत दुगनी हो जाए तो दुगनी कितना हो जाएगा? 2B हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दो वृत्तकार कुंडलियों जिनकी त्रिज्या a है क्रमश 1 और 21 धारा प्रभावित होती है। 1 दिया गया है और 21 दिया गया है। दोनों कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना निम्नलिखित में से किससे होगी? ये ऑप्शन जो दिया गया है चारों, इनमें से बताना है कि इनमें किस पे होगी। ठीक है, तो ये आपका होंगी दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र और प्रथम कुंडली से दुगनी होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किसी लेंस की क्षमता अगर 0.5D है, लेंस की क्षमता क्या दिया गया है? 0.5D दिया गया है। तो आपको बताना है कि वो कैसा लेंस होगा और उसका फोकस दूरी कितना होगा। ठीक है, तो वो जो लेंस होगा जिसका आपका 0.5 दिया है, वो लेंस होगा उत्तल लेंस जिसका फोकस दूरी 2 मीटर होगा। ठीक है, वो कैसे? आपका लेंस का क्षमता दिया था 0.5। ठीक है, और आपका एक सूत्र पढ़े होंगे कि 1/, लेंस का फोकस दूरी, तो 1/f। ठीक है, और 1/f इधर हो गया। ठीक है, अब f उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/0.5, और इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 जाएगा, तो 10/5 मीन्स 2। तो आपका जो फोकल उत्तल लेंस का फोकस दूरी आ रहा है, कितना आ रहा है? 2 मीटर आ रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेखांकित ग्राफ से वेग का मान क्या होगा? ये जो आपका ग्राफ दिया है, इससे वेग का मान बताना है। ठीक है, तो इसमें जो हम इस फिगर को पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो फिगर दिया है इसको हम पहले, एक मिनट, इसको पहले हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, इसको इसमें मिला लीजिए, ये थोड़ा ऐसे। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसको OAC और ये B। ठीक है, B, और इसमें आपको क्या निकालना है? वेग का मान निकालना है। ठीक है, तो वेग का मान आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये तो x दिया है, एक t दिया है, तो ये अगर थीटा है तो ये आपका बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो बेस अपन परपेंडिकुलर क्या होता है? tan थीटा होता है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि v = tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 1/√3 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम की मिश्र धातु है? एल्युमिनियम की मिश्र धातु बताना है कौन है। तो एल्युमिनियम का मिश्र धातु है मैग्नेलियम। क्या है? मैग्नेलियम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विलयन की संद्रण व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है? क्या बताना है कि ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है? वो होता है मोलालता का। ठीक है, एल्काइंस का सामान्य सूत्र बताना है। एल्काइंस का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्काइंस का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। नेक्स्ट प्रश्न है कि MnO2 4HCl MnCl2 + 2H2O Cl2 उपयोगिता अभिक्रिया में ऑक्सीकारक, इसमें क्या बताना है? ऑक्सीकारक बताना है। क्या बताना है आपको? ऑक्सीकारक कौन सा है इसमें? तो ऑक्सीकारक MnO2 है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र है। कौन सा यंत्र है? तो ये आपका जो यंत्र है इसे हम लोग कहते हैं जीएम गणक। क्या कहते हैं? जीएम गणक। निम्नलिखित में से किस यौगिक और में अयोनिक तथा समस्थयौगिक दोनों अबंध होते हैं? तो ये होते हैं आपका H2O में, हाइड्रोजन में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रव्य में होता है, क्या होता है द्रव्य में? तो द्रव्य में होता है नियत आयतन, अनियत आकार और असंकोच। ठीक है, किसी भी द्रव्य में ये होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक रंगहीन स्लॉट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीला रंग का यौगिक X बनता है तथा लाल भूरे रंग की गैस Y निकलती है। तो गैस Y है। गैस Y जो होगा वो क्या होगा? गैस Y जो होगा वो क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो जो आपका गैस Y जो होगा ना वो होगा NO2। क्या होगा? NO2। रेडियो सक्रिय कार्बन 5800 वर्ष में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है। तो कितने वर्ष में वो प्रारंभिक मात्रा का 1/4 हो जाएगा? देखिए, इस प्रकार का जब भी प्रश्न पूछे ना तो आपको अगर 1/4 पूछे और वहाँ पे आधा हो जाता है बोले और कितना वर्ष भी बोले, तो आप सिंपल सा एक मेथड आपको लगाना है। क्या करना है? आपको केवल इसको 2 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है? 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड कर देंगे ना तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। सॉरी, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 1/4 दिया है ना। तो जैसे ये 5800 दिया है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 0 2 8 16 2 5 10 और 1 11। तो 11600 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे 1/2 देता तो हम इसको जो गुना करते हैं, अगर 1/2 देता तो हम इसको गुना करते किससे? 1 से ही गुना करते, तो इतना ही आंसर हो जाता। अगर 1/6 देता तो इसको हम 3 से गुना कर देते। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर आधा पूछे और यहाँ पे 1/4 या 1/6 या 1/2 या 1/3 जो भी दे उसका आधा करके गुना कर देना है। सिंपल सा मेथड है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पेट्रोलियम की प्रभावी आसवन द्वारा निम्नलिखित पदार्थ का एक के बाद एक निकलते हैं। क्या निकलते हैं एक के बाद? तो एक के बाद आपका एक निकलता है नेफाथा, डीजल ऑयल और केरोसिन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब गणित आ गया, गणित भाग आ गया है। अब 10 प्रश्न जो रहेगा, आखिरी 10 प्रश्न जो बचा है वो मैथ का रहेगा। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है कि 22/7 मानक एक डैश संख्या है। तो 22/7 जो आपको पाई का भी मान बोलते हैं, तो जो 22/7 का मान कितना होता है? अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये होता है 3.142857 और इसके आगे जाते जाते रहता है। तो ये एक देख रहे हैं क्या दिखाई दे रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग संख्या दिखाई दे रहा है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम बोल सकते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं कि नहीं? अपरिमेय संख्या। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि 5 अवलोकनों x, x+2, x+4, x+6, x+8 का औसत मान 11 दिया है तो x का मान निकालना है। तो इसके लिए एक आप फार्मूला लगा सकते हैं। क्या? औसत मान का फार्मूला होता है कि औसत मान को हम क्या लिख सकते हैं शॉर्टकट में? एवरेज। तो a बराबर हम क्या लिख रहे हैं? आपका इसका फार्मूला होता है सिग्मा x/n। ठीक है, तो यहाँ a का वैल्यू क्या दिया है? 11 दिया है, औसत मान 11 दिया है। ठीक है, x का वैल्यू पूछा है ना। और आपका ये जो दिया है सिग्मा x, तो ये दिया है x+x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8 डिवाइडेड बाई n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ जो आपका ये दिए गए हैं कितने हैं? 1 2 3 4 5 है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5। अब इसको इधर भेज दे तो 55 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 टोटल x कितने हो रहे हैं? 5x प्लस ये कितने हो जाएंगे? 2 4 6 6 12 12 8 20। अब इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 55 में से 20 जाएगा, कितना हो जाएगा? 55 में से 20 घटेगा 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ लिखते हैं
35 हो जाएगा, और ये डिवाइड में आएगा तो 5 नीचे, तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो 7 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक्स का मान क्या होगा, 7 होगा। आप प्रूफ करके देख सकते हैं, यहाँ पे रखेंगे तो आपका जो औसत मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, 11 निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका यहाँ पे जो प्रश्न दिया है इसमें HCF पूछा है, मशक। LCM पूछता तो इसके लिए हम बता देंगे, HCF पूछा है तो इसके लिए भी बता दे रहे हैं। चलिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा एक चीज़ करना है। क्या करना है कि यहाँ x का पावर 2 दिया है ना 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 3 पावर है तो 2, और 3 × 5 × 5 लिख सकते हैं x को, और y को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे, 3 का पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे। अब जो कॉमन आएगा ना आपका इसमें 1 2 1 ये और ये आपका, और एक 3 आ रहा है, तो कॉमन क्या आ रहा है, 2 × 2 × 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो आपका HCF क्या आ गया, 12 आ गया। HCF क्या आ गया, 12 आ गया। HCF आपका 12 आ गया, तो आपका राइट आंसर 12 हो जाएगा। अगर यही आपसे LCM इसी प्रश्न का पूछा रहता तो आप क्या करते, जितने भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सॉरी जितने भी मतलब फैक्टर मिलते, जैसे कि एक बार इसको भी समझा देते, LCM इसका क्या निकलेगा, 2 × 2 × 2 और सॉरी यहाँ 3 5 × 5। ठीक है, अब इसका आता 2 × 2 × 3 × 3 × 3, तो इसमें आपका पावर जितना भी, ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये कॉमन नहीं है, मतलब जो कॉमन आ रहा है पहले उसे ले लेंगे, तो कॉमन कितना आ रहा था, 12 आ रहा था। और जो आपका बच रहा है, जो आपका बच रहा है, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा, इसको हम दूसरे कलर से करते हैं, ठीक है, आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ रहा है, और एक ये आ रहा है, ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो जो कॉमन आ रहा है पहले 12 उसको लिख लेंगे, 2 2 जा 4 3 जा 12, और जो कॉमन नहीं आया उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2, ये 5 2 5 जा 10 10 5 जा 15 15 3 जा 115 153 जा 415, और ये 415 को 12 में गुना कर दोगे, आपका LCM भी आ जाएगा। चलिए इस प्रकार से LCM निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है आपको इतना 38.5 और वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका परिधि होगा, ये प्रश्न ये जो आपका क्वेश्चन है, ये पीछे भी आपका जो सेट 1 कराए थे उसमें भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था कि क्षेत्रफल दे रखा था तो परिधि बताना था। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो ये इसका वैल्यू दे रखा है 38.5, तो यहाँ से r का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू होता है 22/7, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि 38.5, पॉइंट हटा दे, अगर पॉइंट हटा दे तो ये हो जाएगा 38/5/10, और इसका वैल्यू 22/7 होता है पाई का वैल्यू, तो इसको हम उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 7/22। अब इसको हम कटा लेते हैं, 5 से कटा ले, 5 से 2 बार में कट जाएगा, ठीक है, और ये 5 से कितने बार में कट जाएगा, 5 7 जा 35 और 5 7 जा 35, ये 11 से 11 2 जा 22, 11 7 जा 77, तो कितना आ रहा है 49/4। तो 49/4 को अगर हम रूट में रख दें, क्योंकि r है स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो 49/4 कितना होगा 7/2। तो जो आपका रेडियस आ रहा है, त्रिज्या आ रहा है, वो कितना आ गया 7/2। तो अब आप वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं परिधि का। तो वृत्त का परिधि क्या होता है आपका 2πr होता है, तो 2 × 22/7 × r का वैल्यू 7/2, 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, बचा क्या 20, तो 22 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये देखिए log 10 8 प्लस 2 log 10 2 माइनस log 10 32 प्लस log 10 5 समान है। तो देखिए इसका हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं कि जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो इसका डायरेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम तो स्पेस हमारे मतलब क्या बोलते हैं, स्पेस की तो बात नहीं है, लेकिन ये जो सॉल्व करने में एक पेज लगेगा, ठीक है, तो ये जो हम हाथ से लिख पाते हैं तो सही से लिख नहीं पाएंगे। तो इसका जो आंसर है हम आपको वैसे ही बता देते हैं कि इसका आंसर हम निकाले हैं, इसका आंसर आ रहा है कि 1 माइनस log 10 का पावर 2। इसको आप वैसे बता देते हैं कैसे कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 8 दिया है ना, तो इसको 2 का पावर 3 कर दीजिएगा, ठीक है, और इस 32 को 2 का पावर 5 कर दीजिएगा, हो जाएगा। 2 का पावर 3 8 होता है, 2 का पावर 5
32 होता है। फिर इसको आप लिख सकते हैं 3 log 10 का पावर 8 प्लस 2 log 10 का पावर 2 माइनस log, ये इसको पावर वाला आ जाता है आगे, तो इसको लिख सकते हैं 5 log 2 प्लस log 10 5। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आपको पूछा है, दिया गया है कि रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1/6। इसमें आपका वैल्यू निकालना है, किसका? एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इसको हम y मान लें और इसको 1/y मान लें, ठीक है, कोई दिक्कत? इसको माना कि y और इसको माना कि 1/y, इसलिए इसको सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y प्लस 1/y इक्वल टू में 6 दूनी 12 1 13/6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू इधर हो जाएगा 30/6। अब मल्टीप्लाई कर लें, इसको उधर भेज दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा आप, तो 6y स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 13 हो जाएगा, 13y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर लाते हैं। ठीक है, क्या है? 6y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 13। ठीक है, ये हो रहा है आपका, क्या आ रहा है? 6y स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 13y आया था ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इक्वल टू 0। जब इसका वैल्यू निकालेंगे y का, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 2y माइनस 3, और आपका ये लिख सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, 2y माइनस 3, और यहाँ 3, यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ हम ले सकते हैं 3y माइनस 2 इक्वल टू में 0। तो जब y का वैल्यू निकालेंगे तो 2 वैल्यू आ रहा है। एक y का वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो 3/2, और यहाँ से निकालें तो 2/3। यहाँ देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम नेक्स्ट पे आते हैं। क्या आ रहा है y का वैल्यू? y का वैल्यू आपका आ रहा है, y का वैल्यू आ रहा है, एक क्या आया है? 3/2 बताए हैं पहले, अभी कुछ देर पहले y का वैल्यू 2/3। अब आसानी से जो हम इक्वेशन आपका है x, ये क्या है इक्वेशन जो दिया गया है, रूट एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या माने थे? y माने थे, ये माने थे। तो यहाँ पे अगर y का वैल्यू रख देते डायरेक्ट, एक मिनट, यहाँ y का वैल्यू रख दे, y माने थे ना इसको, तो y का वैल्यू क्या है? पहले एक बार 3/2 रखते हैं। तो देखिए अगर रूट है तो ये उधर जाएगा, तो क्या रूट हटाने पर ये उसके उधर स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो ये ऐसे लिख सकते हैं क्या? x 1 माइनस एक्स इक्वल टू 3 3 जा 9 2 2 जा 4। मतलब अब आपको वो चीज़ समझाते हैं, अगर हम यहाँ लिखे रहते हैं r स्क्वायर इक्वल टू 2, तो ये जो स्क्वायर है उधर जाके रूट चढ़ जाता है, तो ये रूट को हम स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे किए हैं, आप देख सकते हैं, वही चीज़ किए हैं क्या, कि ये जो रूट है, ये 9/4 होगा, ठीक है, 9/4, ये जो रूट है उसको उधर भेज दिए तो स्क्वायर हो गया। यहाँ से अब x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। x का वैल्यू कैसे निकलेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा 9 इक्वल टू 9 माइनस 9x। जब इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में, तो 13x क्या होगा? 13x, एक मिनट इरेज कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, ठीक है, इरेज करते हैं, उसके बाद यहाँ आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए इसका वैल्यू कितना है, यहाँ से अब आप सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगा, देखिएगा यहाँ से कैसे आएगा। देखिए यहाँ पे क्या आया है कि y 4x, इसको इधर लाएंगे, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 9x, और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो ये 4 9 13x हो जाएगा इक्वल टू 9। तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 9/30। एक तो x का वैल्यू आ गया कितना? 9/30, याद रखिएगा कितना? 9/30। अब दूसरा वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, चलिए दूसरा निकालते हैं। अब दूसरा जब निकालेंगे तो सेम वही प्रोसेस, क्या कि आप रूट x 1 माइनस एक्स है, इसके इक्वल टू में हम क्या रख दें? जो रूट x
1 माइनस एक्स दोनों का रूट है, ठीक है। तो इसके इक्वल टू में एक बार y का वैल्यू 3/2 निकला था और एक 2/3, तो यहाँ इस बार 2/3 रख देते हैं। फिर से इधर जो रूट है उधर जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर 9x, एक मिनट, ये आपका 9x और ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस 4x। फिर इधर से माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो 9x प्लस 4x इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, 9 4 13 हो जाएगा, तो 4/13। एक हम लोग का क्या आया था 9/13 और एक 4/13। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। एक मिनट, वही आपका आंसर हो जाएगा 9/13 4/13। तो ये आपको बड़ा लगा क्योंकि ऐसे करके बनाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के उपयोग में दो धनात्मक पूर्णांक a b दिया गया है। अगर a बड़ा है b से, डैश का हम निकाल सकते हैं। इसका क्या निकाल सकते हैं, देखिए इसका हम लोग निकाल सकते हैं HCF, यह आप लोग पढ़े होंगे, इसका हम लोग HCF निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 15,000 रुपये पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर निकालना है, रेट निकालना है आपको। क्या निकालना है, रेट निकालना है, ठीक है। तो आपको दे क्या रखा है इसमें, तो आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, आपको यहाँ दिया गया है रेट दिया गया है आपका। एक फार्मूला पढ़े होंगे आप, क्या फार्मूला होता है, तो एक फार्मूला होता है आपको, चलिए इसको हम समझा देते हैं, नीचे स्क्रॉल करके इसका सॉल्यूशन दिया होगा, ठीक है, वहाँ से आपको हम समझाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, देखिए यहाँ लॉग वाला जो है ना, आपको इस तरह के इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसे सॉल्व होगा ये। इसको भी समझा देते हैं, चलिए समझा देते हैं। क्या log 10 8 था, 2 log 10 ये क्वेश्चन आपका था, ठीक है, ये तो क्वेश्चन था। तो अभी बताएं 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं और आपका जो 32 है उसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5। तो ये जो पावर में रहता है वो आगे आ जाता है, तो ये 3 log 10 2 हो जाएगा, ये 2 log 10 ही है आपका, ये 5 log 10 2 हो जाएगा और ये log 10 5 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये और ये प्लस करें तो 3 to 5 log 2 हो जाएगा और ये 5 माइनस log 2 है पहले से, तो ये माइनस 5 log 2 हो जाएगा और log 10 5 का 10। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं एक चीज़, देखिए क्या कर सकते हैं, माइनस 5 log 10 है और ये प्लस 5 log 10 है, ठीक है, या log ये सेम आ रहा है तो इसको आप कटा सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो आपका log 5 बचेगा, ठीक है, नहीं तो इसको आप प्लस कर सकते हैं, तो ये आएगा log 5 इक्वल टू log 10/2। तो इसको फिर से हम लिख सकते हैं कि log 10 माइनस log 2 1 माइनस log 10 2, ठीक है। फिर इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं तक आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये जितना भी log वाला क्वेश्चन दिया गया है, ये log वाला क्वेश्चन आपको पूछता है 12th में, आप में भी पढ़े होंगे, ये 12th क्लास में पढ़ा जाता है। चलिए आपका वो जो है आपका सॉल्यूशन इजीली हम समझा देते हैं, क्या आएगा उसका, 97 नंबर क्वेश्चन ना था, 98। चलिए देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, पर यहाँ से हम आपको समझा देते हैं इजीली। P और D और R आपका 15,000 रुपया दिया गया था और ये 96 दिया गया था, रेट निकालना था, ठीक। इसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला है देखिएगा ज़रा, फार्मूला है कि D इक्वल टू, ये फार्मूला है PR/100 का स्क्वायर, ठीक है। तो P का वैल्यू 15,000, R स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100 लिख सकते हैं। 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कटा, यहाँ 10 बचा तो इसको कटा दे 2 से 5 बार में, सॉरी 5 से 2 बार में और इसको 5 से 3 बार में, ठीक है। तो ये हो गया और इसको कटा दे, 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9 और ये 2, 32 बार में कटा और नीचे 2 है, तो ये 32, यहाँ समझिएगा 32 इंटू इक्वल टू R स्क्वायर बटे 2 आ रहा है, तो इसको इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये R स्क्वायर है तो रूट चढ़ जाएगा, तो 64 रूट कितना होता है, 8 होता है, तो आपका 8% आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
8% आंसर हो जाएगा। कितना नंबर प्रश्न था आपका? प्रश्न नंबर 98 था ना, 1 मिनट, 98। हाँ, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी थोड़ा बड़ा होगा, हम आपको समझा देते हैं। आप सॉल्यूशन से चाहे तो वहाँ से समझा सकते हैं, यहाँ से भी समझा सकते हैं। चलिए हम सॉल्यूशन पे जाके ही समझाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है, मतलब लिखने में दिक्कत होता है। चलिए वहीं से जाके समझाएंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ए का वैल्यू ये दिया है, बी का वैल्यू ये दिया है। आपसे पूछा है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका मान निकालना है। चलिए वहाँ से समझा देते हैं आपको इजीली कैसे सॉल्व होगा ये। ठीक है, इसको सॉल्व करने का सिंपल सा दायरा है। देखिए ये जो दिया गया है आपको, ये ए, 1 मिनट, एक बार क्या करना है, ए प्लस बी करना है, एक बार ए माइनस बी करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ए का वैल्यू था, ये बी का वैल्यू था। ठीक है, तो पहले हम ए बी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे? ये ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं ऐसे कि √5 + 1 दिया है और आपका √5 - 1। ठीक है, ए बी का हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा बीच में, और नीचे √5 - 1 और √5 + 1। ठीक है, ये चीज़ होगा। तो 1 मिनट, आपको सही से समझ नहीं आ रहा है, इसको हम क्लियर करके समझाते हैं। ए का वैल्यू आपका क्या हो जा रहा है? ये ए का वैल्यू हो जा रहा है √5 + 1, ये बी का वैल्यू हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ए बी का वैल्यू निकालना है। आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ए बी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फार्मूला में ए बी था तो ए बी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम पहले ए बी का ही वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ निकालेंगे। ए बी का वैल्यू निकालेंगे कैसे? मल्टीप्लाई कर देते हैं, √5 + 1 और √5 - 1 और √5 - 1 और √5 + 1। आपको यहाँ एक चीज़ देख रही होगी, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। नीचे भी √5 का स्क्वायर 5 ही हो जाएगा और -1 ही हो जाएगा। तो ये तो कट के 1 हो जा रहा है, या माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4/4 1 आ रहा है। यानी ए बी का वैल्यू कितना आ रहा है? ए बी का वैल्यू कितना आ रहा है? तो ए बी का वैल्यू आ रहा है आपको 1। ये चीज़ आपको याद रखना है कि ए बी का वैल्यू 1 आ रहा है। चलिए अब आपको समझाते हैं। एक बार इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ करना है। एक बार ए बी का वैल्यू दिया ना, तो ए बी को जोड़िए और एक ए बी को घटाइए, तो आपको एक फार्मूला बनेगा और उसमें आपको वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए समझते हैं। प्लस किए तो यहाँ देखिए डायरेक्ट समझा रखा है, इसलिए हम आपको डिटेल में समझा रहे हैं। यहाँ डायरेक्ट बना के देता है, इसीलिए हम आपको यहाँ से नहीं बताते हैं। आपको फिर से बताना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ आपको हमको लिखने में समय नहीं लगेगा, इसलिए जल्दी जल्दी समझाएंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। सेकंड लास्ट प्रश्न है, √5 + 1 √5 - 1 और ए का वैल्यू ये था और बी प्लस का साइन हो जाएगा, बी का वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया होगा। और यहाँ पे देखिए आपको लग रहा होगा कैसे आ गया डायरेक्ट। तो ये देखिए पहले क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया है। ठीक है, तो जब आप एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो नीचे आएगा √5 - 1 और √5 + 1। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो a - b a + b का फार्मूला बन रहा है, तो लिख सकते हैं कि √5 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5 ही होगा और -1 कितना आ जाएगा? 5 - 1 4 आया। यही लिखा है यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया कैसे लिखा था। चलिए अब आगे समझाते हैं आपको। आगे क्या है? आगे ये चीज़ देखिए, 4 तो ये हो गया यहाँ पे। अब देखिए जब एलसीएम लीजिएगा तो एक से एक कट जाएगा, तो ये बचेगा, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार ये इससे मल्टीप्लाई जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई दो चीज़ होता है, 2 × 2 होगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा गया है √5 + 1 का स्क्वायर, √5 - 1 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप दोनों को, तो आपको मिलेगा 6 + 2 √5, 6 - 2 √5, प्लस माइनस ये कट जाएगा, तो 6 6 12/4। का कितना वैल्यू आ रहा है? a + b का वैल्यू अब आपको 3 आ रहा है। ये चीज़ अब आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि a + b का वैल्यू कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ये चीज़ याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब a - b का वैल्यू निकालते हैं। तो a - b का वैल्यू फिर से वैसे ही, लेकिन बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस, ये जैसे सॉल्व करके 4 आया था वैसे ही आएगा। एलसीएम लेने के बाद ये स्क्वायर चल जाएगा, इसका स्क्वायर चल जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर एक बार लगाएंगे और एक बार a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे, कि a² + b² - 2ab क्या होता है। इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए ना, a² + b² - 2ab। ठीक है,
और माइनस का साइन लगा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ये प्लस 2ab होगा, ये यहाँ पे माइनस 2ab होगा, ठीक है। ब्रैकेट बंद करते हैं तो ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और प्लस 4ab, तो ये माइनस वाले कट जाएंगे तो 2ab आ रहा है तो वही लिखा गया 2ab और इसको यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। और सॉल्व करने में आपको आएगा 6 + 2√5, वैल्यू रखिएगा जब यहाँ पे ab का, ठीक है ना। तो वो आएगा, यहाँ पे a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू है, फार्मूला के अनुसार यहाँ a का वैल्यू भी b का वैल्यू भी है। तो 6 + 2√5 और -6 + 2√5 आएगा तो ये 6 कट जाएगा। अब 2√5 हो जाएगा 4√5 और अपन 4, तो 4√5, एक मिनट यहाँ पे आपको हम फिर से यहाँ क्लियर कर देते हैं। 4√5 ये तो 4 से 4 कट जाएगा तो √5, तो आपका a + b का वैल्यू 3 आया और a - b का वैल्यू कितना आया, √5 आया, ठीक है। अब यहाँ से अब जो चीज़ में रखना था वैल्यू जो आपका निकालने के लिए दिया गया है उससे हम समझते हैं, ठीक है। क्या दिया था कि a² + ab + b² a² - ab + b²। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कि a - b का होल स्क्वायर प्लस 3ab और इसको लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर माइनस 3ab। समझ में नहीं आएगा तो समझा देते हैं। चलिए कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर a - b का होल स्क्वायर करें तो क्या होता है, एक मिनट ये क्या हो गया भाई, इसका क्या होता है a² + b² माइनस 2ab होता है और ये क्या लिख दिए हैं 3ab साथ में लिख दिए हैं। a - b का होल स्क्वायर यही ना होता है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a² + b² माइनस 2ab प्लस 3ab है तो कितना हो जाएगा, ये आपका 3 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का ab हो जाएगा। तो क्या ये चीज़ को ये नहीं लिख सकते, देखिए तो a² + ab + b² आ रहा है, a² b² + ab इसको बीच में लिखा है, कोई बात नहीं, तो ये इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हम लिख सकते हैं। वैसे ही a² - ab + b² को हम लोग लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर माइनस 3ab। इसको भी हम कहिएगा तो सॉल्व करके दिखा सकते हैं, देखिए कैसे सॉल्व कर देंगे। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है कि a² + b², देखिए इसका होल स्क्वायर लिख रहे हैं, प्लस 2ab और माइनस 3ab आपको दे रखा है, ठीक है। तो माइनस 3ab और प्लस 2ab कितना होगा, उसको सॉल्व कीजिए, ये तो सेम रह जाएगा, ये दोनों सेम है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस का ab आ जाएगा। देखिए क्या ये चीज़ नहीं लिखा गया है यहाँ पे कि a² - ab + b², तो इसी चीज़ को तो हम यहाँ पे ऐसे लिखे हैं, पूरा आपको डिटेल में समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए a - b, अब a - b का वैल्यू कितना निकाले थे, √5, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा और a + b का वैल्यू 3 निकाले थे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 3ab का वैल्यू 1 निकला था तो 3 × 1 कितना हो जाएगा 3 ही होगा और 3 × 1 यहाँ भी 3 ही होगा। ये चीज़ इसीलिए ab का वैल्यू पहले ही हम निकाले थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे तो √5 का स्क्वायर होता है, अगर देखिए कोई भी चीज़ लिखा हो √5 × √5 तो वो √5 हो जाएगा, अगर लिखा है मतलब √a × √a तो वो कितना होता है a होता है, तो वही √5 × √5 क्या हो गया है आपका 5 हो गया है, प्लस 3 और 3 का स्क्वायर 9 - 3, 5 + 3 8, 9 - 3 6। अब इसको कटाइएगा, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 3 6, तो 4/3 आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। हम प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या प्रश्न था आपका, क्वेश्चन क्या था, ये आपका क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ये क्वेश्चन था। तो इसका जो आपका आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, इसका जो आपका आंसर आया कितना आया 3/4 आया ना, इसका आंसर कितना आया 3/4 आया, सॉरी 4/3 आया। तो ये आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक लास्ट प्रश्न है, उसको हम आप होमवर्क में दे देंगे, ये आपको कमेंट में हमको करके बताना है। ये आपका HW है, क्या है HW, यहाँ हमको यहाँ पे डालते हैं, ये आपका HW रहेगा। ये आपको हम कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसके लिए हम हिंट्स दे देते हैं, ठीक है। एक ठोस की धातु को बेलन का आधार त्रिज्या दिया गया है, उसकी ऊंचाई दी गई है, इसे पिघलाकर n ठोस में बदला जा रहा है, ठीक है। तो शंकु बनाया जाता है, एक घातिकों बेलन दिया गया है, ठीक है, उसको पिघलाकर क्या किस में बदला जा रहा है, शंकु में, और शंकु की ऊंचाई दे दी गई है और त्रिज्या की, ठीक है। तो इसको देखिए आप बनाने का क्या कर सकते हैं, सिंपल सी तरीका लगा सकते हैं, एक फार्मूला लगा सकते हैं, क्या कि πr² = n जो निकालना × इसका शंकु का 1/3 πr²h, ठीक है। इस पर आप सॉल्व कीजिएगा ना, 1 मिनट में आपका आंसर आएगा, ठीक है।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।